हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? श्री सुंदरम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। निश्चित रूप से आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर चल रही होगी। तैयारी के इस कड़ी में मैं आपके सहयोग के लिए एक और सीरीज़, एक और वीडियो लाया हूँ। 2-3 वीडियो की है सीरीज़, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पूरे यूनिट 8 को। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के यूनिट 8 की चर्चा हम लोग यहाँ पे करेंगे। यूनिट 8 में मैं आपको बता दूं कि मूल रूप से इसमें वर्ल्ड का, इंडिया का, एमपी का करंट अफेयर्स है और मध्य प्रदेश के और भारत के इसमें प्रमुख खेल पुरस्कार संस्थाएं हैं। तो इस सीरीज में हम लोग विश्व का, भारत का, मध्य प्रदेश का और स्पोर्ट का सारे करंट अफेयर्स नहीं, सारे खेल नहीं, बल्कि वो जो सबसे ज़्यादा उपयोगी हो सकते हैं परीक्षा में, प्रायः आम नज़रों से फिसल जाते हैं, परीक्षकों की नज़र में आते हैं। तो हमने यह प्रयास किया है कि इस सीरीज में हम वो प्रश्न उठाएंगे, वो टॉपिक उठाएंगे या वो क्वेश्चन लाएंगे जो आसपास के राज्यों में पूछे जा चुके होंगे। हाल ही में हुई परीक्षाओं में, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में वो प्रश्न पूछे जा चुके होंगे। उन प्रश्नों को शामिल करते हुए, उनको आधार बनाते हुए डिस्कस करेंगे। तो यूनिट 8 में आपका सिलेबस है अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, जिसमें महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एवं स्थान, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत एवं मध्य प्रदेश के प्रमुख खेल संस्थाएं, खेल प्रतियोगिताएं और खेल पुरस्कार या अन्य पुरस्कार। तो आइए हम लोग आज की इस सीरीज में यह देखते हैं कि कुछ परीक्षाएं अभी 2023 में हमारे आसपास के राज्यों में आयोजित हुई और उनसे कुछ बढ़िया प्रश्न बने। उन प्रश्नों को आधार बनाकर हम लोग डिस्कस करेंगे और इसमें हमने वन लाइनर फैक्ट के रूप में इसको आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो चलते हैं, देखते हैं कुछ चीज़ें। इनको आपको फटाफट यूं ही रिवाइज करते हुए आगे निकलना है और अपने दिमाग में बैठाते जाना है। तो पहला प्रश्न, पहला फैक्ट है इसमें, पहला लाइन है, पहली महत्वपूर्ण लाइन है कि वैश्विक खुशहाली सूचकांक। यहाँ पे मैं ये नहीं चर्चा करूँगा कि ये प्रश्न किस परीक्षा में आया है। बस ध्यान रखें कि इसमें लगभग 80 लाइनें लिखी हुई हैं और वो हर एक लाइन किसी न किसी परीक्षा में पूछी गई है या वो परीक्षा में पूछे गए प्रश्न का आधार पर अलग, मतलब उससे रिलेटेड फैक्ट दिया गया। ठीक है, तो वैश्विक खुशहाली सूचकांक, हैप्पीनेस इंडेक्स में जो भारत का स्थान है वो कौन सा है? वो है 126वां। बस इतना याद रखना है इसमें कि भारत का हैप्पीनेस इंडेक्स में, वैश्विक खुशहाली सूचकांक में स्थान जो है वो 126वां है। ठीक है, यदि हम लोग वैश्विक खुशहाली सूचकांक की बात करें तो ये यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। सस्टेनेबल, यहाँ पे इसका थोड़ा सा कलर मैं चेंज करता हूँ। यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। एक दृष्टि से इसका स्थान भारत का जो स्थान है 125वां भी हो सकता है। वो है गैप ऑफ मोस्ट एंड लीस्ट हैप्पी पॉपुलेशन, मतलब एक ही राष्ट्र की सबसे ज़्यादा और सबसे कम खुश आबादी के बीच का जो अंतराल है, उस अंतराल के आधार पर औसत खुशहाली सूचकांक देखेंगे। उस दृष्टिकोण से भारत में 125वें नंबर पर आता है। हालांकि सीधा सीधा प्रश्न आपसे पूछेगा कि भारत में वैश्विक खुशहाली सूचकांक, भारत में क्या स्थान है भारत का, तो आप 126 लगाएंगे। ठीक है, लेकिन कभी ऐसा पूछता है कि सब और 126 उसमें विकल्प नहीं रहता, तो आप 125 लगा के समझ जाइएगा कि वो पूछना चाह रहा है गैप ऑफ द मोस्ट एंड लीस्ट हैप्पी पीपल पॉपुलेशन इन इंडिया। ठीक है, तो इस प्रश्न से हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। दूसरा है विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत का स्थान 10वां है। ठीक है, यह एक लाइन में याद करने वाला प्रश्न हुआ कि विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत का स्थान कौन सा है? 10वां है। तो इस सीरीज में पहले नंबर पे चीन आती है, मैं आपको बता रहा हूँ, और चीन आता है और पहले नंबर पे जो है वो चीन है। तो 10वें नंबर पे इसमें भारत है, इसके बीच में कई सारे राष्ट्र हैं। ठीक है, मानव विकास सूचकांक 2022, मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 132वां है। मानव विकास सूचकांक 2022 में, अभी 2023 का नहीं आया है, 2022 का ही पूछेगा, 132वां स्थान है भारत का। अगला, भारत में
18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। तो भारत में जो G20 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है वह किस क्रमांक का है? 18वें क्रमांक का है। अगला, त्रिनिदाद एवं टोबैगो के डेनिस फ्रांसिस। तो डेनिस फ्रांसिस किससे हैं? इस देश से हैं। त्रिनिदाद एवं टोबैगो के डेनिस फ्रांसिस को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया। तो अभी जो यूएन महासभा की अध्यक्ष है वो डेनिस फ्रांसिस हैं। ये इस देश से, त्रिनिदाद एवं टोबैगो अफ्रीकी देश है, वहाँ से संबंध रखते हैं और 78वें सत्र के अध्यक्ष हैं ये। क्लियर? बस इतना ही सा। पांचवा आसियान शिखर सम्मेलन कुआलालंपुर में आयोजित हुआ। पांचवा आसियान शिखर सम्मेलन 2023 कुआलालंपुर में आयोजित हुआ। ठीक है, मलेशिया। ई गवर्नेंस पर कटरा जम्मू कश्मीर में 25वां सम्मेलन आयोजित हुआ है। किस पर? ये प्रश्न आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि 25वां ई गवर्नेंस पर सम्मेलन भारत में कहाँ आयोजित हुआ? तो कटरा जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। अगला, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का 9वां सम्मेलन कहाँ हुआ? तो राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का 9वां सम्मेलन जो हुआ वो उदयपुर राजस्थान में हुआ। किसका? राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का 9वां सम्मेलन जो हुआ वो कहाँ हुआ? कहाँ? उदयपुर राजस्थान में हुआ। बस एक एक लाइन में जानकारी रखिए। इस प्रकार से लगभग 80-82 फैक्ट हैं जो हाल ही की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। बिस्मटेक का 5वां शिखर सम्मेलन कोलंबो में हुआ 2023 का। तो बिम्सटेक जो है उसका 5वां जो शिखर सम्मेलन है वो 2023 कोलंबो में आयोजित हुआ, श्रीलंका। इसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी शामिल हुए। बिम्सटेक का जो सचिवालय है वो ढाका में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की 6वीं असेंबली का आयोजन कहाँ हुआ? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की 6वीं असेंबली या 6वीं सभा का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। हम लोग जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की स्थापना 2015 में गुरुग्राम में हुई। तो भारत में गुरुग्राम में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय स्थित है। वर्तमान में इसके जो महानिदेशक हैं श्री अजय कुमार माथुर जी हैं और हाल ही में चिली गणराज्य पूर्णकालिक सदस्य बना है, ये भी हमें याद रखना है। तो इसका 95वां पूर्णकालिक सदस्य जो बना है वो चिली गणराज्य बना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला इसमें फैक्ट है कि हाल ही में AI फॉर गुड ग्लोबल समिट 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो हाल ही में AI फॉर गुड ग्लोबल समिट का आयोजन स्विट्जरलैंड में हुआ है, ये हमें याद रखना है। फिर है थोड़ा सा इससे जुड़े और फैक्ट, 3 AI समिति है, इसको हमें थोड़ा सा समझना है। AI फॉर गुड ग्लोबल समिति स्विट्जरलैंड 2023 की AI फॉर गुड ग्लोबल समिति जो है वो 2023 स्विट्जरलैंड। मेटावर्स में AI की संभावनाओं पर विचार के लिए AI सुरक्षा समिति का आयोजन लंदन में हुआ है। तो लंदन में क्या हुआ है? AI सुरक्षा समिति। स्विट्जरलैंड में क्या हुआ है? AI फॉर गुड ग्लोबल समिति। ठीक है। फिर भारत में प्रथम ग्लोबल पार्टनर ऑन AI समिति का आयोजित होना है, मतलब दिसंबर माह में। तो 3 यहाँ पे फैक्ट है। AI फॉर गुड ग्लोबल समिट 2023 स्विट्जरलैंड, मेटावर्स में AI की संभावनाओं के लिए AI सुरक्षा समिति लंदन में 1-2 नवंबर को हुई। यहाँ का लंदन का एक पार्क ब्लैचले पार्क में आयोजित होने के कारण इससे जो समझौते निकल कर आए उसको ब्लैचले घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। और भारत में जो आयोजित होना है दिसंबर में वो है क्या? प्रथम ग्लोबल पार्टनर ऑन AI समिति का आयोजन होना है नई दिल्ली में। ठीक है। अगला है इसमें FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में भारत का स्थान क्या रहा? तो FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में जो भारत का स्थान रहा वो 7वां रहा।
आपको एक एक लाइन फैक्ट यूं ही ऐसे पढ़ते जाना है, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं है ना। तो FISU जो होता है वो होता है आपका क्या, ये यूनिवर्सिटी से रिलेटेड फेडरल, क्या इसका फुल फॉर्म है मैं आपको बताता हूँ। हर साल ये यूनिवर्सिटी में आयोजित किया जाता है, इसको हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा परीक्षा में नहीं, पर यह है कि हाँ एक बार पूछा जा चुका है तो ये आपसे पूछा जा सकता है फिर से। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट फेडरेशन इसका फुल फॉर्म होता है, ये हमें याद रखना है। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट फेडरेशन के 2023 में जो आयोजित हुआ गेम्स, उसमें भारत का जो स्थान था पदक तालिका में वो 7वां था। अगला है हॉकी की चौथी एशियन शिप का आयोजन 12 अगस्त 2023 को मेयर राधा कृष्णन स्टेडियम चेन्नई। एक तो यहीं से इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि मेयर राधा कृष्णन स्टेडियम कहाँ है, चेन्नई तमिलनाडु में। यहाँ हॉकी की चौथी एशियन शिप का आयोजन 12 अगस्त 2023 को किया गया। इसमें भारत ने मलेशिया को हरा दिया है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है कि भारत ने किसको, मलेशिया को हराया। किसमें, चौथी एशियन शिप हॉकी की चौथी एशियन शिप में, जिसका आयोजन मेयर राधा कृष्णन स्टेडियम चेन्नई में हुआ, उसमें भारत ने मलेशिया को हरा दिया है। क्लियर। ऐसे ही प्रश्न है कि भारत की प्रसिद्ध निशानेबाज राजेश्वरी कुमारी, निशानेबाज कौन, राजेश्वरी कुमारी ने अजरबैजान में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में 5वां स्थान प्राप्त कर पेरिस ओलंपिक क्वालिफाई हुई है। तो पेरिस के 2024 के ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली हमारी निशानेबाज जो है वो राजेश्वरी कुमारी है, इनको 5वां स्थान मिला है। दक्षिण कोरिया में आयोजित जूनियर शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की व्यक्तिगत 50 मीटर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में कमलजीत ने स्वर्ण पदक जीता है। तो यहाँ पे कमलजीत को याद रखना है, शूटिंग से संबंधित है और ये कमलजीत संधू नहीं है। ठीक, तो आप हमें कमेंट करके ये बताएं कि कमलजीत संधू का संबंध किस खेल से है। तो कमलजीत ये पुरुष वर्ग में 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले दक्षिण कोरिया में जो जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप आयोजित हुई उसके, तो ये शूटर हैं। ठीक है, दक्षिण कोरिया में आयोजित हुई, कहाँ, जूनियर शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 दक्षिण कोरिया में। और भारत के कमलजीत ने इसमें कौन सा पदक, स्वर्ण पदक जीता है। इसे हमें याद रखना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि रुद्राक्षवाला साहब पाटिल, नाम रुद्राक्षवाला साहिब पाटिल ने काहिरा में आयोजित, मिस्र की राजधानी काहिरा में आयोजित ISSF वर्ल्ड पुरुष चैंपियनशिप में 10 मीटर, ये भी शूटिंग है, 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता है। तो जो काहिरा में ISSF वर्ल्ड, ये मतलब शूटिंग का वर्ल्ड चैंपियनशिप आयोजित हुआ पुरुषों का, उसमें रुद्राक्षवाला साहिब पाटिल, महाराष्ट्र के रुद्राक्षवाला साहिब पाटिल ने गोल्ड मेडल जीता है, ये हमें याद रखना है। जून 2023 में एशियन फेंसिंग मतलब तलवारबाजी, ठीक है, तो फेंसिंग कौन सा खेल है, तलवारबाजी चैंपियनशिप का आयोजन वूची चीन में हुआ। किसका, जून 2023 में एशियन तलवारबाजी चैंपियनशिप, जिसको एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप कहा जाएगा, का आयोजन वूची चीन में हुआ। इसमें भारत की प्रसिद्ध तलवारबाज सीए भवानी ने क्वार्टर फाइनल में जापान की मिसाकी एमुरा को हराया है। याद रखना है, क्वार्टर फाइनल में जापान की मिसाकी एमुरा को हरा करके कांस्य पदक जीता है। तो एक तो इसमें ये इंपॉर्टेंट रखा है कि फेंसिंग चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुआ, एशियन, जून 2023 में, तो ये आयोजित हुआ कहाँ, वूची चीन में। क्लियर। इसमें भारत की फेंसिंग खिलाड़ी या तलवारबाज जो हैं वो ए भवानी शामिल हुई और ये क्वार्टर फाइनल में हराई जापान की मिसाकी एमुरा को और पदक जीता कांस्य। हालांकि ये उज्बेकिस्तान की जैनब दाइबेकोवा से फाइनल में हार गई और दाइबेकोवा से हार गई, इसलिए इनको कांस्य पदक दिया गया। तो हारी किससे, उज्बेकिस्तान की जैनब दाइबेकोवा से, जीती किससे, जापान की मिसाकी एमुरा से। कौन सा फाइनल, क्वार्टर फाइनल। कौन सा पदक, कांस्य पदक। क्या है, तलवारबाज। कौन है, सीए भवानी।
ठीक है। और फेंसिंग चैंपियनशिप, एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? वूची में। इतने सारे फैक्ट आपको यहाँ से याद कर लेने हैं। ये इसलिए ज़रूरी है, बार बार मैं कह रहा हूँ, इसलिए ज़रूरी है कि परीक्षक की नज़रों में ये आए। जब अभी हाल ही में 2023 की अगल बगल के राज्यों में परीक्षाएं हुई तो उन परीक्षाओं को में प्रश्न बनाने वालों को ये नज़र आए और यहाँ से उन्होंने प्रश्न उठाया। ठीक है। अगला है कि फीफा अंडर वर्ल्ड कप, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन डी.वाई. पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में हुआ। तो डी.वाई. पाटिल स्टेडियम कहाँ है? मुंबई में है। यहाँ फीफा अंडर 17 विश्व कप का आयोजन किया गया, महिला विश्व कप का। ठीक है, याद रखना है। अगला है अर्जुन अवार्ड 2022 युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा 30 नवंबर 2023 को 25 खिलाड़ियों को दिया गया। कौन सा अवार्ड? अर्जुन अवार्ड। कौन सा मंत्रालय? खेल एवं युवा मंत्रालय। ठीक है, अर्जुन अवार्ड 2022 दिया कब गया? 30 नवंबर 2023 को। कितने खिलाड़ियों को? 25 खिलाड़ियों को। ये क्यों याद रखना है? क्योंकि ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसमें आपको हमें यह कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में युवा मामले एवं खेल के मंत्री कौन हैं? युवा मामले एवं खेल के मंत्री कौन है? पिछले टेस्ट सीरीज के वीडियो में हमने डिस्कस किया है, आप लोग बताएं, कमेंट करें कि इस समय मंत्री कौन है। अगला, IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023, IBA मुक्केबाजी बॉक्सिंग है ना, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के द्वारा आयोजित महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। तो महिला विश्व कप मुक्केबाजी का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में 2023 का हुआ है, जिसका उद्घाटन खेल, युवा मामले एवं सूचना संचार प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने, देखिए यहाँ पे आ गया ना, किसने किया है? अनुराग ठाकुर ने किया है। ठीक है, तो नई दिल्ली में किसका आयोजन हुआ? विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। ठीक है, कौन सा? 2023 का क्रमांक था और इसका उद्घाटन खेल एवं युवा मामले के मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूर्य कुमार यादव एक कैलेंडर वर्ष में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। एक वर्ष में, एक कैलेंडर वर्ष में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1000 रन पूरे करने वाले, अंतर्राष्ट्रीय है ना, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं सूर्य कुमार यादव। ये भी हमें याद रखना है। अगला है इसमें, भारत की वर्तमान विदेश नीति 2023 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी हुई। भारत की वर्तमान विदेश नीति 2023 है जो 1 अप्रैल 2023 से प्रभावित हुई। भारत की विदेश व्यापार नीति 2015-20 को 30 दिसंबर 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। मतलब जो भारत की विदेश नीति 2015 आई थी या 15-20 उसका जो नाम था, उसको 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। उसके बाद भारत की नई विदेश नीति 2023 लॉन्च की गई है। यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल द्वारा जारी की गई। तो वर्तमान में भारत की कौन सी विदेश नीति प्रभावी है? 2023। इसके पहले जो विदेश नीति आई कब आई? 2015 से 20 के लिए आई और इसका एक्सटेंशन करके 2022 तक इसको जारी रखा गया। क्लियर? अगला, स्वच्छ सर्वेक्षण मिशन 2023 की टूल किट, मतलब कैसे इसको लॉन्च करना है, कैसे जारी करना है। स्वच्छ सर्वेक्षण मिशन 2023 की टूल किट जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा जारी की गई। ठीक है, तो पहला ये कि स्वच्छ सर्वेक्षण मिशन किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इसके वर्तमान मंत्री कौन है? तो केंद्र स्तर पर गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। क्लियर? अगला है इसमें कि इसरो ने जापान के सहयोग से, किसने? इसरो ने जापान के सहयोग से चंद्रमा के छाया क्षेत्र लूनर शेडो रीजन की खोज की योजना बनाई है। तो चंद्रमा के लूनर शेडो रीजन की खोज की योजना जापान के सहयोग से भारत के इसरो ने बनाई है। ठीक है, हवा से हवा मार करने वाली
हल्के लड़ाकू मिसाइल आस्ट्रा, तो आस्ट्रा यहाँ पे क्या है, हल्का लड़ाकू मिसाइल है आस्ट्रा, ठीक है, का परीक्षण 2023 में किया गया, 23 अगस्त 2023 को किया गया। तो आस्ट्रा क्या है, मिसाइल है, कैसे वार करती है, हवा से हवा पर, ठीक है। और ये बनाई किसके द्वारा गई है, यह DRDO के द्वारा बनाई गई है और इसका इस्तेमाल वायुसेना करेगी हमारी। क्लियर। तो यहाँ से 3-4 प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं कि आस्ट्रा क्या है, तो आस्ट्रा मिसाइल है, कैसी मिसाइल है, हवा से हवा पर मार करने वाली। इसका परीक्षण कब किया गया, 23 अगस्त 2023 को किया गया, DRDO के द्वारा किया गया और भारतीय वायुसेना इसका इस्तेमाल करेगी, ठीक है। अगला इसमें है अप्रैल 2023 में PSLV C-55 द्वारा, अप्रैल 2023 में PSLV C-55 द्वारा इसरो ने टेलियोस 2 एवं ल्यूम लाइट 4, यहाँ पे याद रखना ये दो उपग्रह हैं, टेलियोस 2 एवं ल्यूम लाइट 4 नामक उपग्रहों का प्रमोचन हरिकोटा से किया गया। तो 23 अप्रैल, सॉरी अप्रैल में डेट नहीं दिया है, अप्रैल 2023 में PSLV C-55 द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, ये यान है PSLV C-55 द्वारा इसका किसका विमोचन किया गया, टेलियोस 2 एवं ल्यूमलाइट 4 का विमोचन किया गया। ये भी बता दूं कि PSLV C-55 2023 के मतलब के द्वारा 2023 में प्रक्षेपित किए जाने वाले ये दो पहले उपग्रह थे। इसके पहले 2022 में PSLV C-54 तक के प्रक्षेपण हो चुके हैं। अनुकूल गैप रिपोर्ट, अनुकूल गैप रिपोर्ट, एडॉप्टेशन गैप रिपोर्ट AGR UNEP द्वारा जारी की जाती है ना, UNEP द्वारा जारी की जाती है, याद रखना है। 2022 में अनुकूल गैप रिपोर्ट दुनिया भर के कमजोर समुदायों को जलवायु परिवर्तन के संबंध में जारी की गई थी, ये याद रखना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि UNEP द्वारा जारी की जाती है ना। देखिए इसका जो संबंध था तो कमजोर समुदाय को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल परिस्थितियों के संबंध में जारी की गई थी। हो सकता है कि ये सारे फैक्ट आपको थोड़ा सा कठिन महसूस होते हों पढ़ने में, सुनने में, ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा यह आपको बोरिंग जा रहा हो, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से यह सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, इन्हें ध्यान रखना है। कई बार ये हमारी नज़रों से फिसल जाते हैं लेकिन एग्जामिनर्स की नज़र में आ जाते हैं, और एग्जामिनर्स की नज़र में, पेपर सेट करने वाले की नज़र में आ गए तो इसका मतलब आपकी परीक्षा में आ गए, और आपकी परीक्षा में आए और ना बने तो फिर उससे ज़्यादा बोरिंग तो ये वीडियो नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए ठीक है, मैं खुद ही फील कर रहा हूँ कि ऐसे पढ़ना, एक एक लाइन में इस तरह से चीज़ें पढ़ना थोड़ा सा उबाऊ होता है, लेकिन उबाऊ होने के बावजूद भी इस वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि 80 नंबर तक जो इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो आपकी परीक्षा में सीधे प्रश्न बन सकती हैं। तो थोड़ा सा इसको देखते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल जेंडर या इसको कहते हैं वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जो है वो कौन बनाता है, विश्व आर्थिक मंच बनाता है। 2023 में भारत की रैंकिंग इसमें 127वीं थी। ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट में 2023 में भारत की रैंकिंग 127वीं है और इसमें आइसलैंड प्रथम स्तर पर है। हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ जेंडर गैप ज़्यादा है, इसलिए हमारी रैंक भी ज़्यादा है। भारत ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किया है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो वह देश है आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने अपने नोटों से ब्रिटिश राजशाही का उल्लेख हटा दिया है, यह भी इम्पोर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटिश राजशाही का उल्लेख हटा दिया है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस देश ने अभी हाल ही में अपने नोटों से ब्रिटिश राजशाही का उल्लेख हटाया है, ठीक है। विश्व यात्रा बाजार 2022 का आयोजन लंदन में हुआ, हमें याद रखना है। विश्व यात्रा बाजार 2022 का आयोजन लंदन में हुआ। फिर है 2022 में सबसे लंबी ट्रेन स्विट्जरलैंड में चलाई गई। 2022 में सबसे लंबी ट्रेन जो चलाई गई वो कहाँ चलाई गई, स्विट्जरलैंड में चलाई गई। अगला है
2022 में संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना। इसका मतलब हम अभी जो सबसे ज़्यादा व्यापार करते हैं वो किसके यहाँ करते हैं? अमेरिका के साथ करते हैं। 2022 में था ये, ठीक है। अगला है लिस्बन घोषणा पत्र का संबंध किससे है? तो लिस्बन घोषणा पत्र का संबंध महासागरीय संरक्षण से है, इसे हमें याद रखना है। अगला है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के माध्यम से खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, मेगा फूड पार्क, कोल्ड चैन अवसंरचना, एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर आदि योजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो देखिए, पीएम किसान संपदा निधि जो है वो इन चीज़ों के लिए दी जाती है। मेगा फूड पार्क के लिए, कोल्ड चैन के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बनाने के लिए और एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर के लिए दिया जाता है। इन्हें हमें रखना है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि इन सब के लिए पैसा कहाँ से मिलता है? खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, मेगा फूड पार्क, कोल्ड, तो आप बताएंगे किसके लिए? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना चलाई गई है, वहाँ से पैसा दिया जाता है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। 32,005 किलोमीटर नेशनल हाईवे के साथ महाराष्ट्र सबसे लंबा नेशनल हाईवे रखने वाला राज्य है। सबसे लंबा नेशनल हाईवे नेटवर्क रखने वाला पहला राज्य है महाराष्ट्र। इसमें कर्नाटक दूसरे स्थान पे, गुजरात तीसरे स्थान पे, राजस्थान चौथे स्थान पे, आंध्र प्रदेश पाँचवें स्थान के साथ सब ये 5 राज्य मिला करके लगभग पूरे नेशनल हाईवे नेटवर्क का 53.9% रखते हैं। क्लियर? ये फैक्ट देख लीजिए। जयपुर में अगला हम लोग देखते हैं। जयपुर में 28 फरवरी 2023 को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान दिवस मनाया गया। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया 28 फरवरी 2023 को जयपुर में। क्लियर? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी 2023 को कहाँ मनाया गया? जयपुर में मनाया गया। इस बार इसकी थीम थी वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। इस विषय पर आयोजित हुआ। तो 28 फरवरी 2023 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जयपुर में मनाया गया, राजस्थान जयपुर में मनाया गया। इसकी जो थीम थी वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान, है ना, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलफेयर। और 2022 के विज्ञान दिवस की थीम थी सतत विकास के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। ये भी याद रखना है। हालांकि अब आपसे 2023 का ही पूछा जाएगा, पर कहा नहीं जा सकता, पूछा जा सकता है। ठीक है। अगला है आईटी नियम 2021। तो 2021 में आईटी नियम लाया गया का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा प्रदान करना है। ठीक है। तो आईटी नियम 2021 का जो मुख्य उद्देश्य है वो महिलाओं और बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा प्रदान करना है। अगला है मध्य प्रदेश ग्रामीण आवास योजना का संचालन। मध्य प्रदेश ग्रामीण आवास योजना का संचालन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है, ये याद रखना है। अगला है भारत का प्रथम अस्थायी वित्तीय साक्षरता शिविर। भारत का प्रथम अस्थायी वित्तीय साक्षरता शिविर 2022 श्रीनगर में आयोजित हुआ। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि भारत का प्रथम अस्थायी वित्तीय साक्षरता शिविर कहाँ आयोजित किया गया? तो 2022 में श्रीनगर में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है आरबीआई ने हाल ही में केंद्रीय वेब पोर्टल यूडीजीएम का लॉन्च किया है। तो यूडीजीएम पोर्टल है किसका? आरबीआई का पोर्टल है। ठीक है। अगला है यूरिया गोल्ड नामक नई यूरिया खाद जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा सीकर राजस्थान से लॉन्च की गई। तो यूरिया गोल्ड नामक नई खाद सीकर राजस्थान से लॉन्च की गई जुलाई 2023 में। अगला है इसमें भारत के पहले खुले संग्रहालय शहीदी पार्क। भारत के पहले खुले संग्रहालय शहीदी पार्क का शुभारंभ दिल्ली में हुआ। ये भारत का पहला ओपन म्यूजियम है जिसका नाम है शहीदी पार्क। इसका शुभारंभ दिल्ली में किया गया। फिर है यासुनी राष्ट्रीय उद्यान। ये इक्वाडोर का नेशनल पार्क है, यासुनी नेशनल पार्क।
इक्वाडोर का है। यहाँ अभी हाल ही में नेशनल पार्क में इक्वाडोर के निवासियों ने जनमत संग्रह करके तेल की ड्रिलिंग को अस्वीकार कर दिया है। तो यहाँ रेफरेंडम हुआ है, जनमत संग्रह हुआ है, जनमत संग्रह के माध्यम से तेल नहीं खोदे जाएंगे, इसको अस्वीकार कर दिया है। मतलब इसको स्वीकारा है कि तेल नहीं खोदा जाएगा, मतलब तेल की ड्रिलिंग को अस्वीकार कर दिया है। ठीक है, अगला है जुलाई 2023 में केंद्रीय संस्कृत मंत्रालय द्वारा मेरा गांव मेरी धरोहर, किसके द्वारा? केंद्रीय संस्कृत मंत्रालय द्वारा। कब? 2023 में, जुलाई 2023 में मेरा गांव मेरी धरोहर पहल की शुरुआत की गई है। इसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने कुतुब मीनार से किया है। तो संस्कृत मंत्रालय का यह मेरा गांव मेरी धरोहर नामक प्रोजेक्ट की शुरुआत कुतुब मीनार से हुई है और उद्घाटन सत्र में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। अगला है गांधी शांति 2021 के लिए गीता प्रेस गोरख को चुना गया है। गांधी शांति 2021 पुरस्कार 2021 के लिए गीता प्रेस गोरखपुर को चुना गया है। नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता की समिति ने 18 जून 2023 को, मतलब ये 21 का है लेकिन लेटेस्ट है, इस पुरस्कार की घोषणा की गई। ठीक है, तो गांधी शांति पुरस्कार 2021 गीता प्रेस गोरखपुर। अगला इसमें कि जनवरी 2023 में यति एयरलाइन का विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि यति नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ जो एयरलाइन था वो कौन सा था? यति एयरलाइन। अगला है न्यूजीलैंड अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राष्ट्र बन गया है। मतलब न्यूजीलैंड ने ये संकल्प लिया है कि हमारी अगली पीढ़ी धूम्रपान से मुक्त होगी और 2025 तक न्यूजीलैंड धूम्रपान से मुक्त हो जाने का लक्ष्य रखा है। अगला है इसमें क्रिप हिपकिंस को जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री चुना गया। ठीक है, ये भी याद रखना है, क्रिप हिपकिंस को 2023 में न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री चुना गया। अगला प्रश्न है इसमें कि गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2022-23 की थीम व्यवहार में सभी के लिए गरिमा थी। मतलब गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2022-23 मनाया गया, इसकी जो थीम थी वो व्यवहार में सभी के लिए गरिमा रखी गई। अगला है जर्मनी के पोप बेनेडिक्ट 16वें का निधन हुआ हाल ही में। और ये भी बता दूं कि ये 600 वर्षों में, पोप के 600 वर्षों के इतिहास में इस्तीफा देने वाले पहले पोप बनकर के चर्चित हुए थे। इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, बाद में इनका भी निधन हो गया है। नाम है पोप बेनेडिक्ट 16वां। अगला, मध्याह्न भोजन योजना का नाम 2021 में बदल करके पीएम पोषण योजना कर दिया गया है। यह स्कूल शिक्षा मंत्रालय की योजना है, याद रखना है, बहुत ही जरूरी फैक्ट है ये सारे। इसमें अगला है सुदर्शन सैन्य प्रहार युद्ध अभ्यास 2022 में, सुदर्शन सैन्य प्रहार युद्ध अभ्यास 2022 में भारतीय सेना का संयुक्त अभ्यास राजस्थान में संपन्न हुआ। ताइवान ने 25 दिसंबर 2022 को 1 जनवरी 2015 के बाद जन्मे पुरुषों के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य कर दी गई है। अर्थात ताइवान में जो 1 जनवरी 2015 के बाद जन्मा होगा उसको निश्चित रूप से सेना में सहभागिता निभानी होगी, मतलब सेना की नौकरी उन्हें मिलनी तय है, ये कर दिया है मान लीजिए। ठीक है, अगला है इसमें भारतीय भारतीय जैविक डेटा केंद्र मतलब इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर गुड़गांव में बनाया जा रहा है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय जैविक डेटा केंद्र गुड़गांव में। सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 में टियर 1 में अति उच्च सामाजिक प्रगति में प्रथम स्थान पर पुडुचेरी, द्वितीय स्थान पर लक्षद्वीप एवं तीसरे स्थान पर गोवा है। सामाजिक प्रगति सूचकांक नीति आयोग द्वारा बनाया गया, जिसके टियर 1 पहली श्रेणी इसमें छोटे राज्यों को रखा गया। इसमें छोटे राज्यों में पहले स्थान पर पुडुचेरी है जहां सबसे ज़्यादा सामाजिक प्रगति सूचकांक है, दूसरे स्थान पर लक्षद्वीप है, तीसरे स्थान पर गोवा है। टियर टू की बात करें तो टियर 2 उच्च सामाजिक प्रगति में जम्मू कश्मीर प्रथम स्थान पर है, इसमें पंजाब दूसरे, दादर नागर हवेली तीसरे स्थान पर है। टियर 4 में निम्न सामाजिक प्रगति में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर उड़ीसा एवं मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है, ये आपको याद रखना है।
कि नीति आयोग द्वारा जारी किए गए सामाजिक प्रगति सूचकांक में मध्य प्रदेश का टियर 4 के अंतर्गत वर्गीकरण किया गया है और उसमें मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर है और टियर 4 निम्न सामाजिक प्रगति को दर्शाता है। अगला, और पहले में जो है आपका वो कौन सा है, ये आपको याद रखना है। पहले में इसमें पुडुचेरी है, पहले टियर में पहले नंबर पे। स्कॉर्पियन श्रेणी के पनडुब्बी INS वागीर को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। तो INS वागीर को कब 2023 में, जनवरी 2023 में शामिल किया गया। ये स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। अगला है, इसरो और नासा ने निसार उपग्रह का विकास किया है। तो निसार उपग्रह का विकास किसने किया है, नासा और इसरो ने मिल करके किया है, इसीलिए इसका नाम निसार है। सार मतलब इसरो का और नी नासा का, तो नासा निसार उपग्रह। ठीक है। जामनगर गुजरात में, क्या नाम है, जामनगर। ठीक है, तो जामनगर गुजरात में भारत का प्रथम सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी स्थित है। तो भारत का पहला सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी मतलब समुद्री जैव विविधता के लिए केंद्र जो स्थापित किया गया वो कहाँ, जामनगर में। ठीक है। अगला है, M कीरवानी नाटू नाटू गीत के रचनाकार हैं और नाटू नाटू गीत को हम लोग जानते हैं कि इस गीत को गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए पुरस्कार दिया गया है, चुना गया है। ठीक है, तो नाटू नाटू गीत के रचनाकार M कीरवानी। कर्नाटक के तुमकर में, ये तुमकर जगह का नाम, भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन जनवरी 2023 में किया गया है। कहाँ किया गया है, तुमकर में। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर सम्मान 2022 गीतांजलि श्री को उनके उपन्यास रेत समाधि, यहाँ पे 2-3 चीजें याद रखना है हमें। अंतर्राष्ट्रीय बुकर सम्मान 2022 किसे दिया गया, गीतांजलि श्री को दिया गया, उनके उपन्यास रेत समाधि के लिए दिया गया। 2023 का बुकर सम्मान बुल्गारिया के लेखक जॉर्जी गोस्पोदिनोव को दिया गया, ये भी याद रखना है। तो 2022 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार गीतांजलि श्री को, रेत समाधि उपन्यास है। तो आपसे सिर्फ इतना भी पूछा जा सकता है कि रेत समाधि नामक उपन्यास के रचनाकार कौन है, तो गीतांजलि श्री है। लेकिन 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर सम्मान जो दिया गया वो बुल्गारिया के लेखक जॉर्जी गोस्पोदिनोव को दिया गया और बुल्गारिया के ये पहले लेखक हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया है, ये भी याद रखना। 2022 का राष्ट्रपति पुलिस मेडल मोहसेन शहीदी को दिया गया है। तो राष्ट्रपति पुलिस सम्मान जो दिया गया वो 2022 का मोहसेन शहीदी को दिया गया। अगला है, इसमें भारत की कुल पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता 400 मेगावाट है। भारत की कुल पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता जो कितनी है, वो 400 मेगावाट है। अगला है, इसमें 67वां नंबर जो हमारा महत्वपूर्ण फैक्ट है वो है, विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना हृदय की शुरुआत जनवरी 2021 में की गई। हृदय का जो शुरुआत है वो 21 जनवरी 2015 को की गई। अब आपको हमें ये बताना है कि हृदय का संबंध किससे है, तो हृदय का संबंध है विरासत शहरों के देख रेख से, उनके वृद्धि के परियोजना से। हृदय योजना का आप ये यदि पूछा जाए तो शुरुआत कब हुई, तो शुरुआत हुई 21 जनवरी 2015 को। ठीक है। हृदय योजना की मिशन जो है तो 2019 तक थी, पर इसको बढ़ाया गया है। इसमें जो इसका फुल फॉर्म है वो हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना इसका नाम रखा गया है। तो H से हेरिटेज सिटी है ना, अच्छा, हेरिटेज रिनोवेशन, ये इसमें एगमेंटेशन योजना, कई सारी चीज़, डेवलपमेंट एगमेंटेशन स्कीम इसका पूरा नाम होता है, ये हमें याद रखना है। सेहत सोशल इंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन की पहल की शुरुआत 2015 में तत्कालीन सूचना संचार मंत्री व कानून मंत्री रविशंकर ने की थी। तो एक योजना हृदय है, एक सेहत है, इनका फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, शुरू कब से हुई, किसके लिए, ये याद रखना। एक है आपका अमृत योजना, तो अटल मिशन फॉर रिजोनवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को हुई थी। ये पूछे जा चुके प्रश्न है, इसलिए इनको हमें याद रखना है। अगला है, स्वामित्व योजना
स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020 को शुरू हुई। यह पंचायत मंत्रालय द्वारा ग्रामीणों को शहरी सुविधाएं प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। तो स्वामित्व योजना की शुरुआत 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये कमेंट करके हमें बताएं। पंचायत मंत्रालय द्वारा ग्रामीणों को शहरी सुविधाएं प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? स्वामित्व योजना। 71वां नंबर है, पर्यटन मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन मिजोरम में किया गया। पर्यटन मंत्रालय द्वारा इंटरनेशनल इको मार्ट, पर्यटन मार्ट का इको पर्यटन है ना, तो पर्यटन मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया? मिजोरम में किया गया। अगला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समेत शिखर जो कि झारखंड में स्थित है और शत्रुंजय पहाड़ी जो कि गुजरात में स्थित है, ये दोनों जैन समुदाय के चर्चित पवित्र स्थल रहे हैं। तो समेत शिखर झारखंड में और शत्रुंजय पहाड़ी गुजरात में जैन तीर्थ स्थल है। ऑपरेशन दोस्त भारत द्वारा तुर्की में भूकंप प्रभावित लोगों की सहायता के लिए चलाया गया ऑपरेशन दोस्त। मार्च 2023 में दीपक मोहंती को पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है 2023 में? दीपक मोहंती को। 24 जनवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है और इस दिन को अफगानिस्तान की महिलाओं और लड़कियों के लिए समर्पित करने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की है। तो संयुक्त राष्ट्र ने यह घोषणा किया है कि 24 जनवरी 2024 को जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाएगा वह अफगानिस्तान की महिलाओं और लड़कियों के नाम पर होगा। ठीक है। ऑप्टिपस टेस्ला का अक्टूबर 2022 में लॉन्च किया गया एक ह्यूमनॉइड रोबोट है ऑप्टिमस टेस्ला। ऑप्टिमस टेस्ला क्या है? अक्टूबर 2022 में लॉन्च किया गया एक ह्यूमनॉइड रोबोट है। तो आपसे पूछा गया कि ह्यूमनॉइड रोबोट अक्टूबर 2022 में लॉन्च किया गया जिसका नाम ऑप्टिमस टेस्ला है। चर्चित रहे सुंची रीफ, एमीसॉल, ग्रैंडे द्वीप, ये 3 द्वीप हैं जो गोवा तट के बाहर आपका अरब सागर में स्थित हैं। ये चर्चित रहे हैं सुंची रीफ, एमीसॉल एवं ग्रांडे द्वीप, ये कहाँ स्थित हैं? गोवा तट पर स्थित है। अगला इसमें है टाइटन नामक पनडुब्बी। हम लोग जानते हैं कि टाइटन नामक पनडुब्बी काफ़ी चर्चित रही। टाइटैनिक जहाज के मलबे की खोज के लिए उत्तरी अटलांटिक सागर में गई थी और उसी अटलांटिक सागर में ये पनडुब्बी भी डूब गई और इसमें जो सवार लोग थे उनकी मृत्यु हो गई। तो यह टाइटन नामक पनडुब्बी है। तमिलनाडु सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्यवाही के अनुरूप राज्य स्तरीय समिति का शुभारंभ किया है। तो गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जो एक्शन लिए जा रहे हैं उसके अनुरूप राज्य स्तरीय समिति का शुभारंभ करने वाला जो राष्ट्र है, पहला राज्य है जो पहला, वो तमिलनाडु बना है। अगला है इसमें कि नतांगकी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो नागालैंड में। कहाँ? नतांगकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड में स्थित है। इसमें कैप्टिव नस्ल के एशियाई विशालकाय कछुए छोड़े गए हैं। कितने? 10। तो कैप्टिव नस्ल के एशियाई विशालकाय कछुए जिनको मनोरिया एमिस कहा जाता है वो किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए? तो वो नतांगकी राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए जो कि नागालैंड में है। आपसे पूछा जा सकता है कि नतांगकी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो नागालैंड में। यहाँ क्या मनोरिया एमिस के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे कैप्टिव नस्ल के एशियाई विशालकाय कछुए छोड़े गए हैं। दुनिया के पहले पादप परागण टेलियार्डे टिम्बस के जीवाश्म रूस से खोजे गए हैं। तो टेलियार्डे इम्बटस जो जीवाश्म है उनकी जो खोज हुई है वो रूस से खोज हुई है। ठीक है ना। एक बार आप लोग भी टेलियार्डे इम्बटस कहने का प्रयास तेज से जरूर करें। ठीक है। यूएसए की सीनेट ने अरुणाचल प्रदेश को फिर से भारत का अभिन्न अंग घोषित कर दिया गया है। तो यूएसए ने कुछ समय पहले अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग नहीं माना था, लेकिन फिर से घोषित कर दिया गया है। ये अपने मोदी जी का प्रभाव है। ठीक है। हाँ, अगला है कुछ चर्चित पद्म पुरस्कार। तो पद्म पुरस्कारों के अंतर्गत जो अभी पूछे गए प्रश्नों में से थे वो चर्चित थे परशुराम खूने कला के क्षेत्र में, रमेश पटंगे साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में, उमा शंकर पांडेय समाज सेवा के क्षेत्र में,
एवं डॉक्टर महेंद्र पाल जो हैं विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, इनको 2023 का पद्म पुरस्कार दिया गया है। ये 83, इस कड़ी में कुछ और भी हैं जिनको अगले वीडियो में लाया जाएगा। ये वो प्रश्न थे जो हमारे आसपास के स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र की परीक्षाओं में जो 2023 में संपन्न हुई उनमें पूछे गए हैं। इनको यदि आपको ऐसा लगा है कि हमने थोड़ा तेज़ी से बताया है तो एक बार फिर से देख ले, याद कर ले, और यह सीरीज़ करेंट अफेयर्स की यूनिट 8 के लिए आपको कैसी लगी ये कमेंट करके बताएं, ताकि हम अगला वीडियो इस पे डालें। अगले वीडियो में हम लोग मध्य प्रदेश की परीक्षाओं में जो करंट अफेयर्स आए होंगे और मध्य प्रदेश के जो करंट अफेयर्स पूछे गए होंगे उस पर फोकस डालते हुए मध्य प्रदेश के खेल के प्रश्नों के साथ इसमें 2 सीरीज और आने वाली है। तब तक के लिए आप श्री सुंदरम एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। हाँ, एक बात इस पे ये कहना चाहता हूँ कि यदि आपको इस पीडीएफ की आवश्यकता महसूस होती है तो आप हमें श्री सुंदरम एकेडमी के चैनल पर, यूट्यूब चैनल पे कमेंट करके हमें बताएं कि आपको पीडीएफ चाहिए, और यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको वहीं पे व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा और व्हाट्सएप के माध्यम से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।